एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग नबे के पास जाने के लिए निकल पड़े होते हैं। रास्ते में माहौल थोड़ा भारी सा रहता है। हर किसी के चेहरे पर चिंता और अनजाना डर साफ झलक रहा होता है। तभी नाटो को अचानक अपना बचपन याद आने लगता है। उसे वो सारे पल याद आते हैं जब गांव के लोग उसके पीछे बातें किया करते थे कि यही वो लड़का है जो अकादमी में फेल हो गया, यही वो है जिसके अंदर वो चीज़ है, और इसी वजह से लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। उन तानों और निगाहों ने उसके बचपन को अकेला और दर्द से भरा बना दिया था। वर्तमान में लौटते हुए नाटो खुद से कहता है कि उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जिंदगी उसे यहाँ तक ले आई है। तभी हम देखते हैं कि एनिमीज का लीडर दूर से एक जुत्सु का इस्तेमाल करता है, मानो वह हर किसी की हर हरकत पर नजर रखे हुए हो। दूसरी तरफ साकुरा और टोनबे एक घर के अंदर आराम कर रहे होते हैं। घर का माहौल शांत होता है, लेकिन तभी वहां रखा हुआ एक फोटो फ्रेम अचानक अजीब तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जैसे किसी ने उसमें जान डाल दी हो। साफ समझा जाता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। असल में यह सब उस बॉस की चाल होती है, क्योंकि अब वह वहां हो रही हर बातचीत को सुन और देख सकता था। कुछ ही पलों में नाटो वहां पहुंचता है और बिना समय गंवाए सीधे टोनबे से सवाल करता है। उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। वह कहता है कि तुम्हें पहले से पता था ना कि वो जुत्सु तारू के अंदर है, फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों होते हैं। ये सारी बातें वो बॉस भी सुन रहा होता है और वह भी अंदर से चौंक जाता है कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। तभी तारू बीच में आकर कहती है कि शांत हो जाओ, यह सब उसके ग्रैंडफादर ने किया था। नाटो हैरान होकर पूछता है कि तुम अपने ग्रैंडफादर के साथ इतने लंबे समय से थी, फिर तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। इस पर तारू थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है कि उसने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, बल्कि उसने उनसे साफ मना भी किया था। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। कुछ समय बाद माहौल थोड़ा शांत होता है। तारू टोनबे से कहती है कि उसे यह जानकर अच्छा लगा कि वह ठीक है। टोनबे भी जवाब देते हैं कि वह भी यही कहना चाहते थे। इसके बाद वह कहते हैं कि वे लेडी तारू, लीफ विलेज और सर उताकाता के हमेशा आभारी रहेंगे। नाटो फिर से असली मुद्दे पर आता है और कहता है कि अब वो सब बताओ जो तुम छुपा रहे थे। तब लेडी तारू अपने क्लान की कहानी सुनाना शुरू करती है। वह बताती है कि सुचिगुमो क्लान कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन बाकी नेशंस ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास एक बेहद खतरनाक जुत्सु था। टोनबे बताते हैं कि थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान सिर्फ कुछ ही लोग उस जुत्सु को संभाल सकते थे। जैसे जैसे समय बीता, क्लान के लीडर्स के बीच तनाव बढ़ता गया और वे दो गुटों में बंट गए। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां तारू के ग्रैंडफादर कहते हैं कि अब क्लान का भविष्य तारू के हाथों में है। वर्तमान में तारू बताती है कि उसके ग्रैंडफादर चाहते थे कि क्लान के पापों को सुधारा जाए और इसी वजह से वह उनका सपना पूरा करना चाहती है। उता काता गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर वो जुत्सु सिर्फ इसलिए डाला गया था। तारू जवाब देती है कि शायद उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कैसा महसूस करती है। टोनबे भी मानते हैं कि उता काता की बात पूरी तरह गलत नहीं है। वह साफ कहते हैं कि सुचिगुमो क्लान के पास अब इतनी ताकत नहीं बची कि वह इस जुत्सु की रक्षा कर सके। अगर इसे गलत हाथों में जाने से रोकना है तो एक ही रास्ता है, इसे पूरी तरह खत्म करना। नाटो पूछता है कि ऐसा कैसे किया जाएगा जब जुत्सु तारू के अंदर है। तब टोनबे एक जुत्सु करते हैं और एक चमगादड़ जैसा जीव अचानक एक स्क्रॉल में बदल जाता है। वह बताते हैं कि यह स्क्रॉल तारू के ग्रैंडफादर ने दिया था, जिसमें जुत्सु को निकालने का तरीका लिखा है। लेकिन यह तरीका बेहद खतरनाक है और इसमें जान जाने का भी खतरा है। जुत्सु निकालने के बाद उसका दोबारा इस्तेमाल संभव नहीं होगा। इसके लिए सभी की मदद जरूरी होगी। यामाटो कहते हैं कि वे खुद यह फैसला नहीं ले सकते। नाटो सुझाव देता है कि लेडी सुनाडे से अनुमति ली जाए। तभी तारू उठकर कहती है कि उसने अभी तक जुत्सु हटाने का फैसला नहीं किया है। टोनबे समझाते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तारू कहती है कि यह उसकी जिंदगी है और वह यह जोखिम उठाने को तैयार है। उता काता गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। यह देखकर तारू पूरी तरह चौंक जाती है। वह पूछती है कि क्या आप लोगों को सच में समझ आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। इसके बाद वह वहां से भाग जाती है। नाटो तुरंत उसके पीछे जाने का फैसला करता है। उता काता भी कहता है कि वह भी उसे समझाने की कोशिश करेगा। साकुरा भी उनके साथ जाती है।
तारू अपने ग्रैंडफादर की कब्र के पास पहुंचती है और अपने अतीत को याद करती है। उसे याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर कहा करते थे कि सुचिगुमो क्लान का नाम उन पहाड़ों से भी आगे तक फैला था। छोटी तारू पूछती थी कि क्या उनका क्लान बहुत बड़ा है, और उसके ग्रैंडफादर कहते थे कि कभी था, लेकिन उसकी महानता धीरे धीरे खत्म हो गई। नाटो वहां आकर बैठता है और प्रार्थना करता है। वह कहता है कि उसके ग्रैंडफादर अब भी उसकी फिक्र कर रहे होंगे। तभी पीछे से उताकाता आता है और कहता है कि अब वापस चलो। दूर से एनिमीज का बॉस यह सब देख रहा होता है। तारू कहती है कि उसने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। उताकाता समझाता है कि अगर वह सच में अपने क्लान की फिक्र करती है तो उसे उस ताकत पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा ताकत बहुत ज्यादा कष्ट भी लेकर आती है, और वह खुद इसका जीता जागता उदाहरण है। तभी तारू एक और रास्ते की बात करती है। वह बताती है कि एक ऐसा आदमी है जो इस जुत्सु को संभाल सकता है। वह उसके ग्रैंडफादर का शिष्य था, या यूं कहेंगे शिष्य का भी शिष्य। ग्रेट निंजा वॉर में उसके पिता मारे गए थे और उसे गांव से दूर भेज दिया गया था। अगर वह आज वहां होता तो शायद हालात इतने खराब नहीं होते। उताकाता कहता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तब नाटो आगे बढ़कर कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वह उस आदमी को खुद ढूंढ कर लाएगा। वह कहता है कि वह भी कभी उसी हालत में था और अब उसके पास दोस्त हैं, इसलिए वह तारू को अकेला नहीं छोड़ सकता। वह अपना नाम लेकर वादा करता है कि वह उसे जरूर ढूंढ कर लाएगा। अगली सुबह साई का लेटर लेडी सुनाड़े तक पहुंचता है। सुनाड़े कहती हैं कि उन्हें अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा। ऐसे जुत्सु को खुला छोड़ना बहुत खतरनाक है। शिजुने भी सहमति जताती हैं, लेकिन यह भी कहती हैं कि लड़की खुद उस जुत्सु को रखना चाहती है और उसे लीफ विलेज में रखने की बात हो रही है। इधर नाटो शैडो क्लोन का इस्तेमाल करके उस आदमी की तलाश शुरू करता है। टोनबे कहते हैं कि अगर वह मिल गया तो शायद उनकी मदद हो सके। यामाटो चेतावनी देते हैं कि एनिमीज कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए तैयार रहना होगा। यामाटो स्क्रॉल पढ़ते हुए साकुरा को एक खास दवाई तैयार करने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद उताकाता कहीं जा रहा होता है। वह टोनबे की बातें और अपने मास्टर की यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसके अंदर सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल किया गया था और कैसे उसके कमांडर उससे कुछ और ही चाहते थे। वह सोचने लगता है कि सच्चाई आखिर क्या थी और उसे फिर से अपने मास्टर से बात करनी चाहिए। नाटो कई गांवों में भटक चुका होता है और थक चुका होता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उससे पूछता है कि क्या वह किसी को ढूंढ रहा है। नाटो बताता है कि वह शिरनामी नाम के आदमी को ढूंढ रहा है। बूढ़ा आदमी कहता है कि वह शायद वाटरफॉल के आसपास रहता है। नाटो तुरंत वहां के लिए निकल पड़ता है। दूसरी ओर तारू काफी टेंशन में होती है। उताकाता भी अपनी ही राह पर होता है। तभी मिस्ट विलेज का एक एनबीयू उताकाता को जाते हुए देख लेता है और अपने कमांडर को खबर देता है। वे सब उसके पीछे निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक भेड़िया आ जाता है। उसकी आंखों में रिन्नेगान होता है। यह देखकर साफ समझ आ जाता है कि अब हालात और भी खतरनाक होने वाले हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। प्लीज Sarapakara. Okay, thank you.